नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके सामने उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी चांद चलता रहे लेकर उपस्थित हुई। बच्चों, जो भी मैं इन दिनों कहानी उषा प्रियंवदा द्वारा रचित प्रस्तुत कर रही हूँ, उसमें मैं कहानी को पूरी तरह से पढ़कर उसमें किस तरह के भाव, वेदना, समस्या का जो रूप है, लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ अपना नज़रिया भी मैं उसमें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्योंकि जब मैंने इन कहानियों को पढ़ा, तो इन कहानियों के पढ़ने के बाद मैंने ये महसूस किया कि लेखिका किस तरह से कहानी के माध्यम से अनेक भाव, संवेदना, समस्या, उत्पीड़न, कुंठा या हम देखते हैं कसमसाहट को एक तरह से महसूस करती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ वह पात्रों के द्वारा ये जताने की, ये बताने की कोशिश करती है कि हम देखते हैं कि जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं ने हमें घेरे हुआ है और उन समस्याओं के रूप में हम देखते हैं कि कई बार हम इतनी विकट या विषम स्थिति में आ जाते हैं कि उन समस्याओं से हम अपना पिंड तो छुटाना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं वह हमारे आजीवन एक तरह से चलती हुई क्रिया के रूप में दिखाई देती है। कई बार हमारे जीवन में हमें बहुत सारे काम महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं और उस काम के स्तर पर हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करते हुए चलते हैं। किसी भी व्यक्ति की महत्ता उसकी उपस्थिति में अगर दर्ज होती हुई दिखाई देती है या उस उपस्थिति को हम महत्व देते हुए दिखाई देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो संबंध हमारा सर्वदा चलते हुए दिखाई देता है और उसको हम महसूस करते हैं क्योंकि संबंध का अर्थ ही एक तरह से भावनाओं, संवेदनाओं को महसूस करना है। तो कहीं न कहीं लेखिका ने पात्रों के माध्यम से संवेदना का जो पुट यहाँ पर बताने की कोशिश की है, वे कहीं न कहीं हम अपने जीवन में अनगिनत लोगों से मिलते हुए दिखाई देते हैं। कई लोग हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर रूप में एक तरह से दिखाई देते हैं। उनका रहना, साथ चलना हमें एक नई प्रकार की ऊर्जा देते हुए दिखाई देता है। उनके साथ हमें लगता है कि हमारा जीवन पूर्ण है, पर हम लोग अपनी मर्यादा, लज्जा या हम कहें कि अनेक रूपों में घिरे हुए दिखाई देते हैं। हम तब समय पर वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं और जो हमें करनी चाहिए, बतानी चाहिए, हमें कदर करनी चाहिए, उसकी महत्ता को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि बोलने से ही सारी चीज़ें एक तरह से अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देती हैं। पर संसार में सभी तरह के प्राणी हैं और सभी तरह के प्राणी हैं तो कई लोग अपने मन में बातें रख लेते हैं, बताते नहीं हैं और कई लोग हम देखते हैं कि बताना चाहते हैं पर सुनने वाला कोई नहीं है। तो लेखिका ने मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एकाकीपन, अकेलेपन से जो घिरी हुई स्थिति है, उसको अधिकतर जिया हुआ है। और हम देखते हैं कि इन कहानी के माध्यम से कहीं न कहीं वह अपनी आत्म-पीड़न, पर-पीड़न या हम कहें एकाकीपन को कहीं न कहीं दर्शाते हुए दिखाई देता है। इसलिए समय पर निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम समय पर निर्णय नहीं लेते या किसी को नहीं बताते कि वो हमारे जीवन में किस तरह से महत्व रखता है, तो कई बार ऐसी स्थिति भी जन्म लेती है कि वो व्यक्ति नहीं रहता है और उस व्यक्ति के ना रहने पर हम सारी ज़िंदगी अपने आप को कोसते हुए नज़र आते हैं, दोषी मानते हुए दिखाई देते हैं कि समय रहते अगर हम अपने मन की जो अभिव्यक्ति है, उस तक पहुँचा देते तो शायद आज का जो समय है या उस समय का मंज़र ही कुछ और होता। लेखिका ने कहानी में अनेक प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से स्थिति-परिस्थिति को उठाना चाहा है। हम देखते हैं कि जीवन में प्रतीक्षा हर पल हम किसी न किसी की करते हुए दिखाई देते हैं। पर वो कई बार प्रतीक्षा बहुत ही ज़्यादा देर तक अ, हमारा इम्तिहान लेती हुई दिखाई देती है जिसमें हम अत्यधिक रूप में हम कहें कि हम अपनी असमर्था भी वहाँ पर दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं। तो कहीं न कहीं हमें उस प्रतीक्षा के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति एक तरह से प्रस्तुत कर देनी चाहिए कि मन में किस तरह के भाव चल रहे हैं और उन भावों से
व्यक्ति किस तरह की अभिव्यक्ति के आधार पर अपनी सोच कायम करते हुए दिखाई देता है। ऐसे ही कहानी की जो पात्र है वह रोहिणी है। रोहिणी अपनी आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। उसे ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। वैसे तो जीवन में किसी को भी रोक टोक पसंद नहीं है, पर हम देखते हैं कि अगर जीवन में रोक टोक नहीं होती है तो कई बार चीजों के मायने बदल जाते हैं। सही रूप में रोक टोक होना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, हम देखते हैं कि रोक टोक अत्यधिक रूप में या अति रूप में नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जिंदगी में हम नए रूपों को वहां पर सजोते हुए दिखाई देते हैं। रोहिणी इस दौरान विनय से मिलती है। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में अनेक मनुष्य से मिलता है, अनेक प्राणियों के संसर्ग में रहकर वह अपना जीवन यापन करता है, और उस जीवन में हम देखते हैं कि अनेक जो लोग हैं वो हमारे समकक्ष भी होते हैं और हमसे दूर जाते हुए भी दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं हम ये मानकर चलते हैं कि विधि का विधान है या पौराणिक कथाओं में इस तरह की दशा दिशा बताई गई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसे मिलना है वह हर हाल में मिलता है, और मिलकर हमें यह एहसास होता है कि यही वही सही व्यक्ति है। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी थी वो इसने पूरी कर दी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जीवन में इस रूप का भी आधार प्रकट होते हुए दिखाई देता है। रोहिणी विनय को अपने बारे में बताती है, क्योंकि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उस मुलाकातों में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी अ, अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने बारे में सामान्य महत्वपूर्ण बातें भी एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। रोहिणी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वह अपनी ताई के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। रोहिणी बहुत ही एक समय में हम ये कहें कि बहुत प्यारी बच्ची थी, जब ताई ने उसको संभाला। ताई रोहिणी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गलती होने पर रोहिणी को मारे पीटे बिना भी नहीं रहती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि पुरानी प्रथा ही कह लूंगी कि आज से हम अगर 40 साल पहले की बात देखें, आजकल तो बच्चों को हाथ नहीं लगाया जाता है और लगाना भी नहीं चाहिए। आज के समय के अनुसार जो भी बात हो मौखिक रूप से कहनी चाहिए, पर हमारी जो पूर्व पीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं समझाने के लिए ये हथकंडे अपनाती हुई दिखाई देती थी। तो मुझे लगता है ये कहानी उसी समय की है, और उस समय के धरातल पर लोग मारपीट से, डांट डपट से ही समझाते हुए दिखाई देते थे। तो कहीं न कहीं ताई भी रोहिणी को समझाने के लिए इस तरह के उपक्रम करती हुई दिखाई देती थी। ताई और मेरे अलावा उस घर में किट्टू, तोता भी रहता था। एक बार तोता किट्टू पिंजरे में से कहीं बाहर निकल गया और वापस नहीं आया, तो ताई ने मुझे बहुत पीटा। रोहिणी विनय से कहती है, ताई ने जब खाली पिंजरा हाथ से लेकर वह आगे आगे मैं उनके पीछे पीछे जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे, किट्टू किट्टू पुकारते रहे। उनका गला बैठ गया, पर किट्टू कहीं नहीं दिखाई दिया। अंत में उदास होकर हम घर लौट आए। उन्होंने खाली पिंजरा ले जाकर अनार के पेड़ के नीचे रख दिया और मुझे झंझोर कर पीटने लगी। उनके थप्पड़ घूसे मैंने चुपचाप सह लिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने गलती की है, तो उस गलती को कई बार हमें आक्रोशपूर्ण, क्रोधपूर्ण झेलना पड़ता है, क्योंकि उस स्तर पर हमें पता चलता है कि हमने कुछ गलत किया है। चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य है, हम देखते हैं कि जब भी कोई प्राणी घर में रहता है तो वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अपनी एक स्थिति कायम कर लेता है। तो किसी के एक के रहने पर भी हम देखते हैं, ना रहने पर भी या रहने पर भी हमें वो कई कमी खलती हुई दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं ताई को तोता किट्टू की कमी वो खिलती हुई दिखाई दी, और वह उसके आक्रोश में, उसके विक्षोभ में रोहिणी को पीट बैठी, जिसके कारण रोहिणी के तन बदन बहुत ज्यादा दुख रहा था। अंत में उदास होकर हम जिस तरह से घर लौटे, और रोहिणी को उस समय अपनी माता पिता की याद आई। आज वह होते तो मुझे इस मार से बचा लेते। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं
कि संसार में जो उक्तियाँ, किंवदंतियाँ कही गई है, गलत नहीं कही गई हैं, कि माता-पिता ही हम देखते हैं कि हमारे सर्वे सर्वा नज़र आते हैं। हमें उनके संरक्षण की बेहद आवश्यकता होती है। वो हमें हर चीज़ से बचा लेते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को कोई मारते-पीटते अगर देखता है तो कहीं न कहीं बचाव की जो स्थिति है, वह कहीं जन्म ले ही लेती है। तो इस रूप में रोहिणी को कहीं न कहीं अपने माता-पिता की याद आई, जिसके कारण लेखिका ने यहाँ संवेदना का जो रूप है, वह प्रस्तुत किया। यह घटना रोहिणी के मन को हमेशा झंझोरती रहेगी। किसी तरह रोहिणी को उसकी चाची ने बचाया। छोटी चाची ने रोहिणी को सँभाला। सँभालते हुए कहा, "कोई बात नहीं, किट्टू उड़ गया है तो कोई नहीं, ढूँढ कर अपने आप आ जाएगा।" क्योंकि हम देखते हैं कि जो पशु-पक्षी होते हैं, वो बहुत ही समझदार होते हैं। वह जिस घोंसले में अपना जीवन यापन करते हैं, वह चाहे दिन भर जैसे मर्ज़ी बाहर रहें, अपने घोंसले में रात में आ ही जाते हैं। तो कहीं न कहीं चाची ने रोहिणी को इस तरह से समझाते हुए कहा और कहने के बाद उसे बहुत लाड-प्यार दिया। रोहिणी को इस तरह से तिलमिलाते देखकर ताई अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि हम देखते हैं गुस्से में इंसान कुछ उलट-सुलट कह जाता है, मार-पीट देता है, पर जब उसे पश्चाताप होता है तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि रुआसा-सा भी होते हुए दिखाई देता है कि ज़रा-सी गलती के पीछे बच्चे पर इतना ज़्यादा हमने प्रहार या मार-पीट दिया, जिसके कारण ताई अपने आप को कोस रही थी, "ये मैंने क्या कर दिया? बिटिया इतना जानवर से क्या लगाव बुरा है, प्यार में दुःख होता ही है।" ताई ने जो बात बचपन में कही थी, वह बिल्कुल ठीक ही कही थी। रोहिणी विनय से कहती है, "ताई के यह शब्द मुझे 15 साल तक याद रहे।" क्योंकि हम देखते हैं कि अगर बचपन में कोई घटना घटती है और उसका बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, तो कहीं न कहीं ताह ज़िंदगी उसके ज़हन में रह जाता है और वह तिल-तिल कर उसको महसूस करते हुए दिखाई देता है कि मैंने जीवन में क्या गलती की थी और जिसके कारण मुझे इस तरह की मार पड़ी। रोहिणी को इस बात का एकदम इल्म ही नहीं था कि वह क्या और क्यों कर रही है। वह उस रात विनय को अपनी सारी बातें कहना चाहती थी। विनय भी रोहिणी को बिना रोक-टोक किए बिना उसकी बातों को सुन के मन एक तरह से पुलकित हो रहा था। रोहिणी जैसे लोगों की नज़रों में तो उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग पाया जाता था। रोहिणी अब सबसे सुखद जीवन की यह घटना विनय को बताने जा रही थी। ताई ने उसके लिए एक लड़के को पसंद किया था। रोहिणी ने विनय से अपनी शादी के विषय में कुछ क्षणों का ज़िक्र किया। मैं बड़ी हो गई, तो ताई ने विवाह की चिंता जताई। में शहर में एक बड़े डॉक्टर थे। घर में भी उनका आना-जाना था। उसके लड़के थे अरविंद, बड़े मेधावी छात्रा थे छात्र थे। मैं बचपन से ही उनका बड़ा आदर करती थी और चुपके-चुपके उनके बारे में सोचा करती थी, सपने देखा करती थी। जब विवाह करना उन्होंने स्वीकार कर लिया तो मैं हर्ष और लाज संकोच से भर गई। इस तरह मैंने मेरी और अरविंद जी की मुलाकात कब शादी में तय हो गई पता ही नहीं चला। रोहिणी विनय से कहती है, शादी तो तय हो गई और अरविंद जी एक पार्टी में मिले। अरविंद ने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मैं निसंकोच उनके साथ चलने लगी। मन में अनचाहे विचार उत्पन्न होने लगे। रोहिणी विनय से लगातार बात कर रही थी और अपनी संवेदना को एक तरह से बिना संकोच किए हुए बता रही थी कि उन्होंने किस तरह से मुझे स्पर्श किया और उस स्पर्श से मेरे तन में एक तरह से विचलित हो उठा और उस विचलेपन में मैं उनको एकदम छोड़कर अपने घर की ओर भाग गई। ना मैंने आओ देखा, ना मैं ताव देखा और मैं निरंतर भागते हुए अपने घर की ओर आ गई। उस स्पर्श से मेरा सारा शरीर थरथरा उठा। उस क्षण में मैं जैसे खो गई थी। मेरा एक भाग शरीर से अलग, दूसरा खड़ा निष्पक्ष दृष्टि से दूसरे भाग को
जो अरविंद जी ने स्पर्श मात्र से आकुल अधीर हो उठा था देखने लगा। अरविंद की उंगलियां मेरे कंधों पर गड़ने लगी और उस क्षण मेरा चीख कर रोना मन ही आया। मुझे लगा कि मेरी कुछ अमूल्य अप्राप्य विधि छिन जा रही है। एक झटके से अरविंद को धक्का दे आंधी के वेग से मैं भागती हुई बाहर निकल आई। मुझे पता ही नहीं कि मैं घर कैसे पहुंची। जाकर चुपचाप अपने कमरे में लेट गई। रात भर ना जाने कहां से आंसू उमड़े। मैं ऐठ ऐठ कर रोती रही, सारी रात रोती रही। रोहिणी उस रात को जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उस रात से यही सोच समझकर मैं विचार करती तो शायद आज का दिन वह नहीं देखना पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि कई बार हम अपनी लज्जा, अपनी शर्म के कारण कई बार ऐसी स्थितियों को जन्म दे देते हैं कि उससे हमारे भविष्य में आने वाली परेशानियां किस तरह से खड़ी होती हुई दिखाई देती है, उसका आभास सामान्य मनुष्य को शायद होता ही नहीं है। तभी वह अनजाने में इस तरह की हरकत कर जाता है जो काफी भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। यही सोच समझ कर विचार करती रही तो शायद आज का दिन नहीं देखना पड़ेगा। कुछ समय बाद अरविंद की मृत्यु हो गई। मन कचोटता रहा। क्यों विनय रोहिणी की मन की व्यथा सुन रहा था। रोहिणी रोते रोते कह रही थी, 3 दिन बाद अरविंद की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कुछ मित्रों के साथ शिकार खेलने गए थे, पर मुझे लगा कि शायद दोषी मैं ही थी। मैं तो विनय रह गई। मैं अपनी पवित्रता लिए, नैतिकता लिए मेरा मन होता है कि मैं अपने को नष्ट कर दूं। कोशिश भी की पर बचा ली गई, मर नहीं सकी, पर अल्टीमेटली अपने को मार डाला। मैं हर बार जब किसी की सैया पर सोती हूँ, मेरा एक अंश मर जाता है। मुझे मालूम है कि लोग मेरे लिए क्या क्या कहते हैं। यह सच कहते हैं विनय, वह हीरे के जो टप है मुझे 15 दिन शिमले रहने के बाद में ही मिले। मैं इस तरह से अपने जीवन को जी रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को दोषी मान लिया, जिसके कारण मैं आज अपने शरीर के द्वारा अपने आप को कष्ट दे रही हूँ, बदला ले रही हूँ, क्योंकि मैंने उस रात अरविंद को डिनाई किया। मैंने केवल उन्हीं को चाहा, केवल उन्हें। रोहिणी अपने मन और शरीर को इस तरह से वेदना दे रही है। रोहिणी अपनी वितृष्णा में निरंतर जल रही है। उसे रात भर विनय के साथ अपने भाव और संवेदना को वह लगातार स्पष्ट करती रही। हम देखते हैं कि कई बार जिंदगी में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, उन पड़ावों में अगर हम कहीं ना कहीं अपने निर्णय लेने में पक्ष नहीं रखते हुए दिखाई देते तो उसकी खामियाजा हमें कई बार अपनी जिंदगी को तहस नहस करके देना होता है, क्योंकि सब मनुष्य की मानसिकता अलग है, विचार अलग है। वे अपने धरातल पर सोचते हुए दिखाई देते हैं। तो इस रूप में लेखिका ने चांद चलता रहे के माध्यम से, कि जीवन तो चलता रहेगा पर कई बार हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की परेशानियां हमें घेर लेती है और उन परेशानियों में कभी कभार तो हम उससे उभर जाते हैं क्योंकि हमारा साथ अच्छा होता है, हमारी संगति अच्छी होती है, पर कई बार हम उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को तहस नहस करते हुए दिखाई देते हैं और अपने आप को दोषी या गिल्ट के वातावरण में जीते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिंदगी चलने का नाम है और चलने के धरातल पर हमें अपने निर्णय लेने में भी एक तरह से सबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप में एक सक्षम या सामर्थ्य के रूप में अपनी दिशा दृष्टि को नियंत्रित नहीं करेंगे या नहीं चलेंगे या नहीं उस पर कायम रहेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है वह हमारे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए एक तरह से आमादा होता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।